जैसे ब्रिक्स ब्रिक्स करके पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही छोटी छोटी सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है। कैसे, वो जानेंगे हम आज के चैप्टर में। सो दिस इज अर्शिता चौहान और ये है क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज अ सेल? A cell is a fundamental structural and functional unit of life living organism। फंडामेंटल यानी ये मेन है, और स्ट्रक्चरल यानी हमारे शरीर का हर स्ट्रक्चर इसी से बना होता है, और फंक्शनल हमारे शरीर का फंक्शन यही प्रोसेस करती है। अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हर एक ब्रिक से पूरा घर बनता है, वैसे ही हर एक सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म या बॉडी बनती है। अ सेल कैन रेप्लिकेट मीन्स मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन इट्स ओवन। एक सेल अपने ही जैसी एक और कॉपी बना सकती है अपने आप, लेकिन एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है, जैसे स्टमक एंड हार्ट। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म यानी हम। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। Robert Hooke discovered cell and gave the term cell in 1665. Hooke observed a cork made from bark of tree अंडर सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। 1665 के अंदर हुक ने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में कॉर्क के अंदर एक डेड सेल को खोजा। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल बट दीज वर डेड सेल्स। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए। 1674 में एंटन ल्यूवेनहोक ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को खोजा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक को डिस्कवर किया। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी में हमें 3 साइंटिस्ट याद करने हैं, जिसमें 2 ने सेल थ्योरी दी और एक ने उसमें मॉडिफिकेशन किया। 1838 में मैथियास लाइडेन ने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, एंड 1839 में थियोडोर स्वान ने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चॉफ ने उसने मॉडिफिकेशन करते हुए कहा कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम 3 एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हर सेल पुरानी किसी सेल से ही बनती है। अब ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जिनके आंसर तुम्हें कमेंट में लिखने हैं। हु डिस्कवर्ड सेल एंड न्यूक्लियस? व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब है मेनी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल सिर्फ गोल ही नहीं होती, स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप की होती है। आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप की होती है। न्यूरॉन लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। स्पर्म सेल एंड फेट सेल। सेल डिफरेंट साइज की भी होती है। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल ओवम या एग सेल होती है, और स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल होती है। आज तक की डिस्कवर की हुई स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा है, जिसे प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और आज तक की डिस्कवर की हुई लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग सेल यानी ऑस्ट्रिच का अंडा है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल वॉल, रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल की रिजिड आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल की आउटर मोस्ट सबसे बाहर की लेयर। साइटोप्लाज्मा, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड कंटेंट या जेली जैसा कंटेंट होता है, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जिसे तुम न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जिसे तुम सेल का बॉस भी बोल सकते हो। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जो सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग होती है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड नॉन प्रेजेंट इन एनिमल्स। सेल वॉल प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई में होती है, लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। सेल वॉल रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल एंड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ to plant cell, protects the cell from mechanical damage, prevents from bursting. Cell wall is made up of cellulose, long chain of CHO in plants. Plasma membrane या cell membrane, all living organism. Outermost living covering of the cell, plasma membrane is flexible and living, made up of lipids and proteins, bilayer. Bilayer यानी 2
दो लेयर्स होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड a selectively permeable membrane because it allows the entry and exit transport of certain या specific materials through it. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक या सर्टन मटेरियल्स को अपने अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट होने की परमिशन देता है। या तुम बोल सकते हो कि ये सिर्फ अपने दोस्तों को तो अंदर बाहर आने जाने की परमिशन देता है लेकिन दुश्मनों को नहीं देता। मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ two types: transport across membrane, passive transport, movement of molecules from their higher concentration to lower concentration। सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, जिसके अंदर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट, छोटे या वाटर मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है। मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है जो एटीपी की फॉर्म में होती है। इट इज द रैपिड प्रोसेस, यह एक तेज प्रोसेस है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बड़े मॉलिक्यूल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब ये दो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए जिनके आंसर तुम्हें कमेंट करने हैं। व्हाई इज अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम याद करेंगे डिफ्यूजन, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है। मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। हमारी रेस्पिरेशन में CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से ही होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स H2 मूव फ्रॉम सेल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू डिफ्यूजन। Oxygen molecules O2 move within cell from higher to lower concentration through diffusion. Water molecules H2O move through plasma membrane of cell from higher to lower concentration. Water के molecules diffusion से ही move करते हैं। Oxygen के molecules भी diffusion से ही move करते हैं। Water के molecules plasma membrane के अंदर और बाहर diffusion से ही move करते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। Spontaneous movement of solvent or water molecules from a region of higher concentration to lower concentration through a selectively permeable membrane। सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ओनली विद टू कंडीशंस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है लेकिन दो शर्तों के साथ। मूवमेंट इज ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, मतलब ये सॉल्वेंट और वाटर का ही होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें होनी चाहिए। एग्जांपल्स है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। एक एग्जांपल तुम ये भी ले सकते हो कि जब तुम पानी में किशमिश भिगो देते हो तो वो पानी सोख कर फूल जाती है। अब बात करते हैं सेल इज केप्ट इन हाइपर, हाइपो या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे वाटर और सॉल्ट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज्यादा होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट सेम होता है, यानी बराबर। अब हम अलग अलग सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सोल्यूट सेल के बाहर ज्यादा था और वाटर सेल से बाहर कम था। वाटर ने जब सेल के अंदर से बाहर मूव किया तो सेल श्रिंक हो गई, जैसा तुम फोटो में देख रहे हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सोल्यूट सेल के अंदर और बाहर बराबर था और वाटर भी अंदर और बाहर बराबर था। वाटर की मूवमेंट तो हुई पर नेट मूवमेंट 0 थी एंड सेल रिमेन्स सेम। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सोल्यूट सेल के बाहर कम था और वाटर ज्यादा था। जब वाटर ने सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव किया तो सेल स्वेल हो गई, यानी फूल गई, जैसा तुम फोटो में देख रहे हो। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ
higher concentration to lower concentration. Occurs in solids, liquids and gases. No membrane is needed. It's a natural process and can't be controlled or stopped. Diffusion के अंदर higher concentration से lower concentration की तरफ movement होता है. यह solid, liquid और gases तीनों में होता है. इसके अंदर किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती. यह नेचुरल प्रोसेस है. इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता या नहीं रोका जा सकता. जैसे किसी के परफ्यूम लगाने से उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है और उससे तुम नहीं रोक सकते या कंट्रोल कर सकते. अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन occurs only in liquids, needs semi permeable membrane. It can be controlled or reversed. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, वो भी सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. यह सिर्फ लिक्विड्स में होता है. ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड होती है, की जरूरत होती है. ऑस्मोसिस को तुम कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हो, जैसे तुम्हारे घर में लगे आरओ में वाटर प्यूरिफाई करते समय होता है. अब ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए जिनके आंसर तुम्हें कमेंट में देने हैं. हाउ डू मूव्स across plasma membrane? How does water molecules moves across plasma membrane? अभी तक हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडो का मतलब होता है इन और एक्सो का मतलब होता है आउट. The cell engulfs in food and other substance from its external environment called endocytosis. जब सेल फूड या कुछ और चीज बाहर से यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर लेती है तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एंड व्हेन द सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. जब सेल वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकालती है या छोड़ती है तो उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अकर्स इन अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. अब हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की. लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल डजंट इंक्लूड सेल वॉल. सेल वॉल के छोड़ के सेल वॉल के अंदर का सारा पार्ट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. प्लाज्मोलाइसिस. इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो वो पानी बाहर निकालती है जिससे सेल श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिविंग प्लांट सेल शो प्लाज्मोलाइसिस. डेड प्लांट सेल्स डजंट शो प्लाज्मोलाइसिस क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है. इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट्स स्वेलिंग एंड पुट्स प्रेशर ऑन सेल वॉल. द सेल वॉल पुट्स इक्वल प्रेशर ऑन द प्रोटोप्लाज्म एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑफ प्लांट्स. डैमेज प्रिवेंट. जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो पानी अंदर ले लेती है जिससे कि वो फूल जाती है. तो सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म पर इक्वल प्रेशर लगाकर उसे फटने से बचाती है. अब हम याद करेंगे न्यूक्लियस. कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल मतलब सेल का बोस जिसके ऑर्डर से ही सेल में कोई भी काम होता है. डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, अलाउज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड टू साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा. कंट्रोल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी मेम्ब्रेन पर पोर्स होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी भी पार्टिकल को साइटोप्लाज्म में अंदर या बाहर आने के लिए अलाउ करती है और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए. अब डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स, इनहेरिट्स और गिव्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. डीएनए थ्रेड लाइक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर कैसे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है जो इनहेरिट यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करती है. अब ये जीन क्या होते हैं? जीन इज स्पेसिफिक segment of DNA that contains the code for a particular character such as eye color, skin color, shape of our nose or hair type etc. जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक टुकड़ा या सेगमेंट होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसे हमारी आंखें कैसी होगी, हमारा स्किन का कलर, हमारे नाक की शेप, हमारे हेयर का टाइप
से पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का कोड होता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर वेल डिफाइंड नहीं होता है और इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट एंड राइबोसोम प्रेजेंट। जिन सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओनली वन क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली एक ही क्रोमोसोम होता है। साइज इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प इन मूवमेंट। साइज जनरली छोटा होता है जो कि 1 से 10 माइक्रोमीटर है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प के लिए प्रेजेंट होती है। अब यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर एकदम वेल डिफाइंड होता है। हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, राइबोसोम भी प्रेजेंट। जिन सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो भी प्रेजेंट होती है और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। साइज इज जनरली लार्ज। यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली लार्ज होता है जो कि होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। इसमें फ्लैजिला नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल हैज नो फ्लैजिला। प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई आर एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ये 2 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए जिनके आंसर तुम्हें कमेंट्स में देने हैं। डिफाइन gene and chromosomes. How is a prokaryotic cell different from eukaryotic cell? अब cell organelles. Organelles perform a specific function for the cell life. We have organs for different functions. Cell has the organelles. जैसे हमारे पास अलग अलग functions के लिए अलग अलग organs है, वैसे cell के पास अलग अलग यानी specific functions के लिए अलग अलग organelles है। Cell में ये organelles होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। आप पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस का काम ER करता है। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। helps in transport of materials between nucleus and cytoplasm, formation of plasma membrane, lipids and proteins। ER membrane bound tubes और sheets का नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ER प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स भी बनाता है। प्रोटीन्स बनाता है RER और लिपिड्स बनाता है SCR। ER has 2 types, RER and SCR, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। RER के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और SCR के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। डिफरेंस बिटवीन RER एंड SCR, RER पर राइबोसोम्स होते हैं और SCR पर नहीं होते हैं। RER अपीयर्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप और SCR अपीयर्स स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है बाय राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज। SCR लिपिड सिंथेसिस करता है। RER एंजाइम सिंथेसिस करता है बाय प्रोटीन्स। SCR हार्मोन सिंथेसिस करता है। RER हैज नो रोल इन detoxification and SCR helps in detoxification in liver cells of vertebrate animals who have backbone like us। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए जिसका आंसर तुम्हें कमेंट में लिखना है। Which of these options are not the functions of ribosomes? It helps in manufacture of protein molecule. Second, it helps in manufacture of enzyme. Third, it helps in manufacture of hormone. Fourth, it helps in manufacture of starch molecules. Option A, first and second. Option B, first and third. Option C, third and fourth. And option D, fourth and first। अब हम देखेंगे गोल्जी बॉडी या एपरेटर। इट स्टोर्स, मॉडिफाई एंड पैक। तुम अमेज़न का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे तुम अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और पहले से कुछ प्रोडक्ट स्टोर करके रखता है, उसे पैक करता है, तुम तक डिलीवर करता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स नोन एज सिस्टर्नी। मतलब जब मेम्ब्रेन बाउंड एक दूसरे के पैरेलल स्टेक्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं तो उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी के फंक्शंस, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक अमेज़न। ER के बनाए हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स को ये पैक करके ट्रांसपोर्ट करता है। डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, यानी लाइसोसोम को बनाने में भी इसका योगदान है। अब ये एक थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन जिसका आंसर मैं लिख दिया वो तुम्हें रीड करना है एकदम आराम से। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? लाइसोसोम जिसे वेस्ट डिस्पोजल भी कहते हैं। सेक्स filled with powerful digestive enzymes
acts as waste disposal system of a cell, help in cleaning the cell by digesting foreign materials, bacteria as well as damaged organelles known as suicide bag. During cellular disturbances, the cell gets damaged. The lysosome may burst and digest their own cell. Lysosome एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पाउच है जिसे सेल अपने वेस्ट को डाइजेस्ट कराने के लिए यूज करती है और उससे वो अपने फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट करवा लेती है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम के एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो अगर बर्स्ट हो जाए तो वो पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी के जनरेशन के लिए एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम भी है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट्स ओनली इन प्लांट्स। इसी की वजह से तुम्हें प्लांट्स हरे और सेब लाल दिखते हैं। क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड, यही है तुम्हारे सेब या फ्रूट्स को रंग देता है। क्लोरोप्लास्ट, यही है जो प्लांट्स को हरा रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट क्लोरोफिल भी होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है और ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड, स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल। प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल्स, टर्जिडिटी, रिजिडिटी एंड स्टोरेज सैक। टर्जिडिटी यानी ये सेल को फुला फुला दिखाता है। रिजिडिटी यानी सेल को कठोर बनाता है और ये स्टोरेज सैक भी है। लार्ज इन प्लांट्स, स्मॉल इन एनिमल्स। प्लांट्स में तो बड़े लेकिन एनिमल्स में छोटे होते हैं। प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल, स्टोर्स एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स। सो यह प्लांट्स के अंदर 50 से 90% तक वॉल्यूम लेता है। यह एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स को स्टोर करता है। Amoeba unicellular food vacuole contains food items that amoeba consumes, expels waste। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स फूड आइटम को स्टोर करती है जिसे अमीबा कंज्यूम करती है और वैक्यूल वेस्ट को एक्सपेल करती है। अब देखते हैं मेम्ब्रेन्स का खेल। जिसके अंदर बोस डीएनए होता है वो डबल मेम्ब्रेन होती है जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, और जिसमें बोस डीएनए नहीं होता वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, गोल्जी apparatus, lysosome and vacuoles। Ribosomes has no membrane. Ribosomes known as protein factory. Ribosome is only organelle present in prokaryotic and eukaryotic cell both। अब देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं which helps in cell division। और इसी बात पे हमें आगे देखते हैं सेल डिवीजन। प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। सेल डिवीजन वह प्रोसेस जिससे नई सेल्स बनती है। सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। जब एक सेल से दो नई सेल्स बनती है उसे बोलते हैं माइटोसिस, और जब एक सेल से 4 नई सेल बनती है उसे बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस में प्रोड्यूस्ड 2 न्यू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। डॉटर सेल या नई सेल में सेम नंबर के क्रोमोसोम होते हैं जो कि मदर सेल में से। मियोसिस प्रोड्यूस्ड 4 न्यू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स have half the number of chromosomes as mother cell। मियोसिस में मदर सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में हाफ नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोसिस में सेम नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम्स हाफ या आधे ही रह जाते हैं इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। माइटोसिस ग्रोथ या टिश्यू के रिपेयर में काम आता है। मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गेमीट। ग्रोथ और रिपेयर में हमें सेम टिश्यूज की जरूरत होती है इसीलिए हमें माइटोसिस करवाना होता है।
और रिप्रोडक्शन में हाफ क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है, इसीलिए मियोसिस करवाते हैं। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें चैप्टर कंफर्म याद हो गया होगा। बस एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर कर लेना और जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कमेंट में लिखने के लिए दिए हैं वो जरूर लिखना, मैं चेक जरूर करूंगी। ये क्वेश्चंस तुम्हें किसी न किसी एग्जाम में जरूर दिखेंगे और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये कमेंट में जरूर लिख देना। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंसेप्चुअल साइंस वीडियोस।